अरे दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है जी, कुछ टाइम बाद हमारा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, और उसमें अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो सिंपल सा फंडा है कि एक चैप्टर के अंदर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो करके चले जाओ। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। जैसे 2012 में, 2011 में, 2014, 16, 15, 19, 20, 21, सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। देखो 2012, ये देखो तीन तीन बार, 2015, 16, 14, 12, यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट जिसका आंसर सेम है, ये 4 बार आ रखा है एग्जाम में। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, हम वीडियो शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और बाकी हमारे जो अलग अलग चैनल है, खासकर मेन पॉइंट टेक, ठीक है। देखो मेन पॉइंट टेक के सब्सक्राइबर जो है, उसका रेशो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 194 के सब्सक्राइबर है हमारे, और यहाँ पर 19.5, ठीक है। इसके पहले 20,000 होने से पहले, इसके पहले 200 के करवाने हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और मेन पॉइंट टेक पे आपको पता ही है, मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि वो आप जॉब तो कर नहीं सकते, ठीक है। ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे आप एनिमेशन वीडियो डाल के, तो फोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से अर्निंग कितनी होती है, सारी की सारी चीज़ें। मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग है ना, दूसरे की वीडियो आप कॉपी करके यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। और बाकी ये दोनों के दोनों चैनल हमारे मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, गेमिंग चैनल है, पहले देख लेना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो जी, अब दोबारा से आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैं बता दूं इसके नोट्स, मैंने ना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके एग्जाम में अभी है टाइम, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर समझा रखा है, आप जाकर वो देख सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यही वीडियो करके जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिना टेंशन के ये वीडियो करके जाओ। बट हाँ, वीडियो स्किप करके मत देखना, और एक एक क्वेश्चन इसका आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मैंने विद आंसर भी बताया ताकि आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आ जाता है पहले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जब आप मतलब गुड्स को मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स in the large quantity after processing raw material into the more valuable product is called the manufacturing, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, और दूसरा ये बताना है कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीचे देखोगे ये दो रीजन बताने हैं। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत सारे तो 5-5 नंबर के भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, और व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। यानी एग्रीकल्चर में जो भी आपको पता है ट्रैक्टर वगैरह, टूल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं, कहाँ से आते हैं, फैक्ट्री से आते हैं ना। तो पहले तो ये फायदा होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। दूसरा ये होता है कि ये लोगों को जॉब देता है। जब लोगों को जॉब मिलती है तो अनएम्प्लॉयमेंट से निकलते हैं और गरीबी से भी निकल पाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया में जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, ज्यादातर आपको छोटा नागपुर प्लेटो में देखने के लिए मिलेगी। रीजन बताना है आपको, ठीक है। या घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर प्लेटो में ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, क्यों। क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पर आयरन ओर आपको पता है ना, आयरन ओर से ही स्टील बनाया जाता है ना। आयरन ओर, कोकिंग कोल और जो हमारा लाइमस्टोन है, उससे हमारा स्टील बनाया जाता है। तो यहाँ पर लो कॉस्ट में मिल जाता है हमें आयरन ओर। दूसरा, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में हमें मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर चीप लेबर है। यहाँ पर जो है होम मार्केट भी है। होम मार्केट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है ना, उनको आयरन एंड स्टील की नीड पड़ती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादातर जो अपना प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली छोटा नागपुर प्लेटो में ही बेच पाती है, तो ये फायदा है। दूसरा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह भी अवेलेबल है, अच्छी रोडें हैं, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर वाटर रिसोर्स भी है पास ही में, तो ये भी एक फायदा होता है। वाटर रिसोर्स जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये है कि छोटा नागपुर प्लेटो में ज्यादातर इंडस्ट्री देखने के लिए क्यों मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। पहला, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आज भी पुरानी मशीनें यूज होती है, और दूसरा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जी लो आउटपुट ऑफ लेबर इतने बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जी स्टिफ कॉम्पिटिशन। आज कॉटन के अलावा मार्केट में और भी नायलॉन के कपड़े हैं, रेयॉन के कपड़े हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे इंडिया के अंदर बढ़िया क्वालिटी का यार्न तो बनाया जाता है, बट बढ़िया क्वालिटी का क्लोथ नहीं बनाया जाता। नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ कपड़ा। इसकी वजह से लेट्स अज्यूम मैं समझाता हूँ, जैसे पूरी दूसरी कंट्री के अंदर हम धागा भेज पाते हैं जो कि $10 का है, बट अगर उससे ही कपड़े बनाकर भेजते तो हमें $100 मिलते,
बट अभी सिर्फ $10 मिल पा रहे हैं। तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक नुकसान है। तो ये प्रॉब्लम है जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ध्यान से सुनना, अगर आपसे आए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताओ या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, या आपसे पूछा जाए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कंट्री की स्ट्रेंथ क्यों माना जाता है या बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों माना जाता है, सबका आंसर सेम ही है, यही लिख कर आना है। ठीक है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वन शॉट वीडियो जो मैंने डाली थी उसके अंदर भी बिल्कुल सेम डिट्टो आंसर मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो क्या करता है कि ना जॉब क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है लोग सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर और एग्रीकल्चर से निकलकर सेकेंडरी सेक्टर में भी जॉब कर पाते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉब क्रिएट करता है। दूसरा है गरीबी को खत्म करने में और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में हेल्प मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को जॉब वगैरह मिलती है तो वो गरीबी से तो निकल पाएंगे ही पाएंगे। नेक्स्ट है गेट डाउन दी रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे गांव वाले एरिया में फैक्ट्री लगना शुरू होती है, वहाँ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो क्या करती है, कंट्री का जो ट्रेड है उसको बढ़ाती है, और जब ट्रेड बढ़ता है हमारी इंडस्ट्री का तो उससे क्या होता है, कंट्री का एनहेंसमेंट होता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब हम हमारे जो भी प्रोडक्ट इंडिया के दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उससे डॉलर आते नहीं आते, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज ही होता है डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर रिसोर्स में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यानी जो फैक्ट्री वगैरह है उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्यों क्यों हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, तो मैं आपको बता दूं, जो वाटर पॉल्यूशन है वो हमारा पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरीज मतलब चमड़ा वगैरह की जो भी इंडस्ट्री है, तो उनकी वजह से हमारा जो वाटर है, रिवर वाटर है, वो पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो अपना जो कूड़ा है वो इंडस्ट्री में ही, वो रिवर में ही डंप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन दी 2011 में। वैसे सारे क्वेश्चन आप देखोगे किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है, बट मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको दिख ही रहा है ना कि कौन कौन से एग्जाम में आ रखे हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट में क्या डिफरेंस है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दो, टेबल बना के लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं कंपैरेटिवली बिगर होते हैं देन मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट में क्या होता है, स्टील स्क्रैप और स्पॉन्ज वगैरह का, आयरन का यूज़ किया जाता है। बट अगर मैं बता दूं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, तो इसमें आयरन ओर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग स्टील। ये थोड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा यहाँ पर मशीनरी वगैरह होती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मिनी स्टील प्लांट जो होता है ना, वो माइल्ड स्टोन, अलॉय स्टील इनको प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम बात करें हमारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की, तो ये सिर्फ ओनली स्टील पे फोकस करता है, माइल्ड स्टील और अलॉय स्टील पे फोकस नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो जैसे जैसे बढ़ रही है ना, हमारा पॉल्यूशन भी, यानी वाटर पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वाटर भी पॉल्यूट होना शुरू हो रहा है, वाटर पे भी दबाव पड़ रहा है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। देखो, पहली बात तो यह है कि हमारे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री है उनको पानी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी किससे बनाई जाती है, पानी से। इंडिया में 22% इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो पानी से ही जनरेट होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पानी के जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उन पर प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि जो लार्ज इंडस्ट्री होती है ना, वो क्या करती है, अपनी फैक्ट्री ज्यादातर उसी एरिया में लगाती है जहां पर पहले से ही फ्रेश वाटर रिसोर्स हो, यानी नदियों के पास लगाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्स पे ही दबाव पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री किसी एरिया में बढ़ना शुरू हो जाती है, वहां पर अर्बनाइजेशन आना शुरू हो जाता है, और जब वहां पर अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है ना, तो वहां पर वाटर स्कार्सिटी भी आने लग जाती है, पानी की कमी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पानी तो फैक्ट्री में यूज होने लगता है। ठीक है, तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको बहुत कम पानी मिल पाता है, जिसकी वजह से एक तरह से आप कह सकते हो कि पानी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और लोगों को पानी नहीं मिल पाता, वाटर स्कार्सिटी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि इंडिया के अंदर है ना, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो हमारा कहाँ पर उगाया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो हमारे ब्राज़ील में उगाया जाता है, सेकंड नंबर पे इंडिया में उगाया जाता है। और इंडिया में भी मैं आपको बता दूं, जो हमारा यूपी है उसके अंदर ज़्यादातर आपको गन्ना मिलेगा, और इसीलिए ज़्यादातर जो है वो गन्ने की फैक्ट्री या गन्ने की मिल आपको कहाँ पर, आपके यूपी में देखने के लिए मिलेगी। बट धीरे धीरे साउथ वाले स्टेट में भी हमारे गन्ने की मिल लगना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो साउथ इंडिया में जो गन्ना उगता है उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट होता है। आपको पता है ना, गन्ना बेसिकली, गन्ने के अंदर एक सुक्रोज कंटेंट होता है जिसकी वजह से गन्ना मीठा रहता है। तो साउथ इंडिया के जो अंदर गन्ना होता है ना, उसमें ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट होता है, जिससे वो ज़्यादा मीठा होता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो है वो साउथ वाले स्टेट में लगना शुरू हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट बनाया जा रहा है। ठीक है, और ग्रोइंग सीजन थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है। इसका मतलब है, देखो, गन्ने को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है।
ठीक है। तो साउथ इंडिया के अंदर पानी है ना, गन्ने के खेतों को ज़्यादा अवेल करवाया जाता है, जिससे आप गन्ना ज़्यादा टाइम तक उगा सकते हो। नेक्स्ट है कि जो गन्ना है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। और आपको पता है कि साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल उगाता है ना, वही अपनी फैक्ट्री खोल लेता है। जैसे कि मान लो मेरे गन्ने का खेत है और मैंने ही चीनी बनाने वाली फैक्ट्री लगा दी, तो मैं क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मॉडर्न मिल्स है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है साउथ इंडिया के अंदर, वो ज़्यादा कैपेसिटी में गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर पाती है। इसी की वजह से ज़्यादातर शुगर मिल भी अब साउथ इंडिया में लगना शुरू हो गई है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो ये सारे के सारे हमारे फ़ायदे हैं। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए ना, तो इसका मतलब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो आयरन और स्टील अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, बट इंडिया है ना अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे क्या नहीं कर पा रहा, फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा? तो इंडिया में जो आयरन एंड स्टील जो है ना, उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो सारी की सारी बतानी है। पहला तो यह है कि हमारे यहाँ कुकिंग कोल की जो कीमत है वो हाई है, और दूसरी बात है कुकिंग कोल अवेलेबल भी नहीं हो पाता, जो कि आपको पता है स्टील इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, लेबर ज़्यादा बढ़िया क्वांटिटी में हमारे नहीं प्रोड्यूस कर पाते आपका आयरन एंड स्टील, अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी नहीं आती। बहुत सारे एरिया इंडिया में ऐसे भी हैं जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम है। लास्ट है जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऑल्दो हो रही है बट अभी के लिए इतनी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, यानी मेन रोल के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडस्ट्री है, सॉरी मैंने रिसोर्स बोल दिया ना, इंडस्ट्री जो है वो किन दो पार्ट में बटी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल दो टाइप की होती है, एक तो कंज्यूमर इंडस्ट्री और बेसिक एंड की इंडस्ट्री। बड़ा सिंपल है। पहले कंज्यूमर इंडस्ट्री बताता हूँ। वो इंडस्ट्री जो डायरेक्टली अपना सामान लोगों के पास बिकने के लिए भेज देती है, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे टूथपेस्ट डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है, तो एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है बेसिक एंड की इंडस्ट्री। बेसिक एंड की इंडस्ट्री में क्या आता है, जैसे कि आपका आता है आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आयरन बनाती है या स्टील बनाती है, क्या डायरेक्टली आपके पास बिकने के लिए जाता है? नहीं। वो कार बनाने वाली इंडस्ट्री, वो आपका स्टील के अलग अलग जो मशीन होती है वो बनाने वाली इंडस्ट्री, या यूटेंसिल इंडस्ट्री, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो इसका मतलब एक बेसिक इंडस्ट्री उसे कहते हैं वो इंडस्ट्री जिसका फाइनल गुड्स दूसरी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं बेसिक एंड की इंडस्ट्री। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालाइज द 3 मेजर चैलेंजेस फेस बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी शुगर इंडस्ट्री इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो पहला तो है ये शुगर इंडस्ट्री सीजनल होती है, यानी खरीफ क्रॉप है, आपको पता है बारिश के सीजन में उगाई जाती है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा है ओल्ड प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं हम आज भी शुगर इंडस्ट्री में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चौथा पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाता है, जिसकी वजह से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट बैगेसिस का प्रॉब्लम है, यानी बैगेसिस का मतलब होता है कि जो बेसिकली गन्ना से आप चीनी बना देते हो, गन्ने का वेस्ट बचता है ना, तो उसको हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट आज भी इंडिया में बड़े लेवल पे उसको मैन्योर की तरह यूज़ नहीं किया जा रहा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कितने टाइप में बटा हुआ है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैं आपको बता दूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, देखो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो आपको पता ही है, लिख देनी है आपको, ऊपर हमने बात करी थी इसके बारे में। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है ना, इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बड़ा सिंपल है। वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल खेतों से आता है ना, उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कॉटन मिल इंडस्ट्री, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कॉटन है वो कहाँ से आता है, खेतों से आता है, खेतों में उगता है ना, तो वो क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसका रॉ मटेरियल जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, जो कि मिनरल और मेटल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1991 के बाद, यानी लिबरलाइजेशन जब हुआ था, आपको पता है 1991 में हुआ था, उसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हुआ है। तो क्या क्या असर पड़ा है 1991 में आई पॉलिसी के बाद इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे? अब पहले क्या होता था, 1991 से पहले बहुत कम कार की कंपनी इंडिया के अंदर होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 1991 के बाद पहला ये हो गया कि नए नए मॉडल आने लग गई, नए नए मॉडल की कार इंडिया में आने लग गई। ठीक है, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार की इंडस्ट्री में बहुत सारी ग्रोथ होने लग गई, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आई, और इंडिया की जो भी कार है वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी की बनने लगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करने लगी। और लास्ट वो ये है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत ही क्वांटम जंप जो एक्सपीरियंस किया था 1991 के, आप कह सकते हो कि लिबरलाइजेशन की, एलपीजी की पॉलिसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं हमारे जूट के प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया ने बेसिकली एक पॉलिसी लेकर आई थी, नेशनल जूट पॉलिसी। कब लेकर आई थी? 2005 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बढ़िया क्वालिटी का जूट इंडिया में प्रोड्यूस करना और बेसिकली बड़ी मतलब उसकी प्राइजेस वगैरह को मेंटेन करवाना और फार्मर को ये बताना कि आप कैसे बढ़िया क्वालिटी से प्रोड्यूस कर सकते हो आपका जूट वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर है ना ज़्यादातर जो जूट है ना वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास उगाया जाता है। रीज़न क्या है? तो ये सारे के सारे रीज़न है। पहली बात तो है हुगली रिवर के पास है ना ज़्यादातर जूट उगता है, तो जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्री वगैरह लगी होती है जूट इंडस्ट्री की, उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, इसी वजह से पास ही में लगाते हैं हुगली रिवर के पास। दूसरा, यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट है, हुगली रिवर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और रेलवे और रोडवे नेटवर्क भी अच्छा है, वाटरवे भी अच्छा है। आपको पता है वेस्ट बंगाल के नीचे पूरा का पूरा हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा ईजी हो जाता है, सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आयरन जो आपकी जूट इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी आपको वेस्ट बंगाल में। तीसरा, जो जूट उगाने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए होता है जो कि हुगली रिवर के पास मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो चीप लेबर होते हैं वो मिल जाते हैं जो कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और लास्ट पॉइंट है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता है, आपको पता है, और कोलकाता एक अर्बन सेंटर है, यानी वहाँ पर बैंक वगैरह है, बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह, पोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि हर फैक्ट्री को या मिल को चाहिए होती है। तो जूट मिल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है कोलकाता की अर्बन सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारी जूट इंडस्ट्री हुगली रिवर के पास लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ना आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखो, इसका मतलब ये है कि जो जहाँ जैसे जैसे ओके मैं इसको समझाता हूँ, यानी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ साथ में चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्री भी इंक्रीज होगी। कैसे? देखो, इंडस्ट्री में क्या बनता है? इंडस्ट्री में बनता है ट्रक, इंडस्ट्री में बनते हैं ट्रैक्टर, इंडस्ट्री में बनते हैं टूल, इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बनता है, जो कि ये सारी की सारी चीज़ें खेतों में यूज़ होती है। तो अगर ज़्यादा इंडस्ट्री ये प्रोड्यूस करेगी तो खेती में भी ज़्यादा इक्विपमेंट आएंगे, टूल्स आएंगे, ट्रैक्टर आएंगे, जिससे एग्रीकल्चर को फायदा होगा। ठीक है, तो यानी इंडस्ट्री के बढ़ने से एग्रीकल्चर बढ़ता है। और आप ध्यान से देखोगे ना, इंडस्ट्री को भी फायदा है इससे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो भी उगाती है उसको कौन खरीदता है? एग्रीकल्चर। तो उसको मार्केट मिल जाती है, कंज्यूमर मिल जाता है। तो वही पॉइंट है, नीचे नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, चलो, बाकी ये मैं जो है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट सीरीज 10 लिखोगे टेलीग्राम डाउनलोड करके तो आ जाएगा, तो वहाँ पर ये PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 ऐसे तरीके बताओ जिससे आप एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छा करना चाहिए। पानी, जो आप गंदा पानी नदियों में डालते हो, तो पहले जो आपका जो पानी है, गंदा पानी है, जो वेस्ट वाटर है, उसको आप क्या कर लो, प्रोसेस कर लो, जो भी उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स है जो हार्मफुल है वो निकाल लो। दूसरा, आप क्रिएटिंग कूल पॉन्ड, यानी आपको पता है एक टाइप का थर्मल पॉल्यूशन भी होता है, यानी गर्म पानी को आप नदियों में डायरेक्टली घेर देते हो, जिसकी वजह से मछलियों को बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कूलिंग पॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप पानी को जो निकलता है फैक्ट्रियों में से उसको ठंडा कर सको। नेक्स्ट है कि जो स्मोक होता है, आपको पता है जो चिमनी होती है उसमें से धुआं निकलता है, तो उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए चिमनी के ऊपर कपड़ा लगा सकते हो, जिसमें से बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उस कपड़े में अटक जाए और सिर्फ जो कम से कम धुआं जो है वो ऊपर जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जहाँ भी इंडस्ट्री लगाओ ना, वो बेसिकली ऐसे एरिया में लगाओ जहाँ पर लोग नहीं रहते हो, जिससे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट ना हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको कोई ना कोई लॉ बना देने चाहिए, ठीक है, जिससे लोग कम से कम पॉल्यूशन करें। हर फैक्ट्री पे ये बोल दो कि आप कम से कम पॉल्यूशन करो, नहीं तो हम आप पे फाइन लगाएंगे या आप में से आपके जो भी ओनर है उनको जेल में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 बेसिकली फैक्टर बताने हैं जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। यानी एक इंडस्ट्री लगाने से पहले जो बिजनेसमैन होता है वो क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखता है। पहला, रॉ मटेरियल, तो ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाएगा जहाँ रॉ मटेरियल मिल जाए, जहाँ चीप लेबर मिल जाए, जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी हो, जहाँ का रोड नेटवर्क अच्छा हो, जहाँ पर मार्केट हो, यानी अपना सामान ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाना चाहेगा जहाँ पर लोग भी खरीदने वाले हों। और लास्ट है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी सस्ता हो, ठीक है, और एडिकेट ट्रांसपोर्ट हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने में डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ऊपर हमने देख ही लिया था। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 में डिवाइड किया गया है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर,
इंडस्ट्री और है कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। देखो पब्लिक सेक्टर बड़ा है सिंपल है, गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज ओन करती है उसको क्या, वो आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में। प्राइवेट बिजनेसमैन जो ओन करते हैं उसको आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, टाटा, टिस्को, बजाज, ये सारा का सारा। नेक्स्ट है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलकर उस फैक्ट्री को चलाते हैं या कंपनी को चलाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो पब्लिक भी है और वो प्राइवेट भी है, यानी वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। लास्ट है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर ही उस फैक्ट्री को चलाए। जैसे मान लो मेरे गन्ने का खेत है, मैंने ही चीनी की फैक्ट्री खोल ली, तो गन्ना कहाँ से आ रहा है, चीनी बनाने के लिए मेरे खेतों से, तो मैं क्या हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। तो बेसिकली जब प्रोड्यूसर, सप्लायर या वर्कर वगैरह ही अपनी फैक्ट्री वगैरह खोल ले तो वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे अमूल वगैरह, मदर डेयरी है ना, ओमफेड हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, कोयर इंडस्ट्री हो गया केरला में, तो ये सारे का सारा हमारा कह सकते हो आपके कोऑपरेटिव सेक्टर इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी कहते हैं, बिल्कुल चैप्टर के एंड में आपको ये मिल जाएगा। तो जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो है वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है। क्या क्या कर रही है वो? एनटीपीसी बेसिकली एक इंडस्ट्री कह सकते हो या एक कंपनी कह सकते हो, एनटीपीसी नाम है इसका, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वो ऐसी क्या चीज़ें कर रही है जिससे आपके एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे? तो पहली चीज़ तो वो ये कर रही है कि वो अपनी है ना जो भी इक्विपमेंट है, जो भी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसको अपग्रेड करती रहती है। ठीक है, देखो पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है ना उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उससे कम पॉल्यूशन होता है। तो एक ये चीज़ कर रही है एनटीपीसी। दूसरा है वो क्या कर रही है, कम से कम है ना वेस्ट को जनरेट करती है जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को। तीसरा वो अपने आसपास, फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कम से कम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करती है, साथ में पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर मैनेजमेंट, वाटर को रिसाइकिल करना, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे फोकस करती है। और लास्ट पॉइंट वो है कि वो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करती है, रिव्यू भी करती है, ऑनलाइन डेटाबेस बनाती है कि जी हाँ पिछले साल मैंने कितना पॉल्यूशन करा और इस साल हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी सारे के सारे देखो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप खुद ही देख लेना कौन कौन से एग्जाम में है और अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। देखो सिंपल सीधी बात है, जहां जहां पर इंडस्ट्री लगना शुरू होती है वहां वहां का अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब एक गांव में अगर इंडस्ट्री लगना, फैक्ट्री लगना शुरू हो जाएगी तो वो शहर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री गांव में लगना शुरू हो जाती है वहां वहां पर फैक्ट्री लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, जहां जहां पर इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है वहां वहां का अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्री है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी भी धीरे धीरे आने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी भी 24 घंटे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आप कह सकते हो कि जहां जहां पर इंडस्ट्री लगती है वहां पर अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो स्टेप बताने जिससे आप एनवायरनमेंट को बचा सको। देखो ऊपर जो हमने करा था ना वही क्वेश्चन है, ये 2014-13, बस लैंग्वेज अलग अलग है इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से लिखा, नहीं तो मेरे को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। बट एक क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वही तरीके लिखे हुए हैं कि पानी को आप क्या करो कि डिस्चार्ज करने से पहले बड़े बड़े जो भी पॉल्यूटेंट है उसको अलग कर लो। ठीक है, वाटर को रीयूज़ करो, है ना, अपनी मशीन को अप टू डेट रखो, पानी को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करो, है ना, जो भी गर्म पानी है उसको ट्रीट करने के लिए आप जो हॉट वाटर का एक पॉन्ड, कूलिंग पॉन्ड बनाओ। ठीक है, और चिमनी वगैरह लगाओ, ज़्यादा धुआं ना हो इसके लिए आप कोल की जगह ऑयल और गैस का यूज़ करो फैक्ट्री में, है ना, और आप नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए मशीन पर वो लगाओ, क्या कहते हैं उसको, साइलेंसर लगाओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन भी देखा था कि जब आप कॉटन मिल इंडस्ट्री लगाते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वही कि रॉ कॉटन अवेलेबल हो जाए, मार्केट प्लेस पास में हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, है ना, और भी फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, है ना, क्लाइमेट अच्छा हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि ऊपर हमने देखा भी था। ठीक है, बस में क्वेश्चन ये था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन इसमें स्पेसिफिक कर दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाते वक्त। ठीक है, एक ही बात है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं। अब इससे ना मैप का क्वेश्चन भी बनता है, डोंट वरी, मैं मैप के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और इस चैप्टर के एमसीक्यू की भी एक मार्क्स से क्वेश्चन की भी वीडियो मैंने बना रखी है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे जितने भी चैप्टर उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं कि व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? सिंपल बताऊं ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो होते हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया टाइप की आप इंटरनेट स्पीड और हाई कम्युनिकेशन डेटा फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक टाइम पे ना इंडिया में 2 kbps 3 kbps की स्पीड आती थी, बट उस टाइम भी इंडिया की गवर्नमेंट, हैदराबाद,
है ना, या ऐसे ऐसे उन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना रखे थे जहां पर गवर्नमेंट 100 200 जीबी की स्पीड देती थी। ठीक है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ओके जी, क्लियर हो गया। ओके, द मेजर इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने से। ठीक है, तो पहला तो यही है कि सॉफ्टवेयर जो है टेक्नोलॉजी पार्क बनाने से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुई है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में। नेक्स्ट है कि इससे फ़ायदा ये भी हुआ है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो पाया है, क्योंकि इसमें 30% जो इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो वुमेन्स हैं जो काम करती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज भी आ पाया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री में अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह बेच पाए हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह या सर्विस वगैरह बेच पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है। और लास्ट पॉइंट यह है कि इंडिया में बेसिकली आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिससे इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट है और वो एक वैल्यू चेन भी प्रोवाइड करती है, कंप्लीट इन दी वैल्यू चेन है। इसका क्या मतलब है, यहाँ ये क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई दी यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ऐसा क्यों? सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही ऐसी है जो है ना जिसका रॉ मटेरियल और सब कुछ इंडिया में ही होता है। जैसे मैं समझाता हूँ, इंडिया में लैपटॉप इंडस्ट्री है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल है ना चाइना से इंपोर्ट करवाया जाता है, उसका मदरबोर्ड, उसकी चिप वगैरह। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सब कुछ, कपड़ा बनाना, कपड़े से मतलब धागे से कपड़ा बनाना, ठीक है, अलग अलग टाइप की डाई हो गई, अलग अलग टाइप के कपड़े की वो हो गई, है ना, डिज़ाइन हो गई, ये सारा कुछ इंडिया में होता है। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट इन वैल्यू चेन, यानी कोई भी दूसरी कंट्री की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो। आंसर वगैरह आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आप हमें वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट भी आपको पता है www.mainpointstudy.in, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। वहाँ से आप डायरेक्टली नोट्स वगैरह डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आ जाओगे क्लास 10th पे। ठीक है, क्लास 10th पे आओगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये ऐड वगैरह से कट कर देना, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और ऊपर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ये इंडस्ट्री, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो इसको आप, ये सारे के सारे नोट्स हैं, ठीक है, तो ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और बाकी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना बच्चे। और बाकी जो हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट स्टडी, ये बता ही चुका हूँ मैं, ये मेरा गेमिंग और व्लॉगिंग चैनल है, तो इनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। मेन पॉइंट टेक सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और ठीक है, मैंने ये भी बताया कि कौन सा सैम्पल पेपर वगैरह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है तो सैम्पल पेपर खरीद लेना, अगर खरीदना है तो लिंक मैं उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी मेरे को सही लगता है सैम्पल पेपर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज करना वो ज़्यादा सही रहता है, वो सस्ता मिलेगा आपको 5-10 रुपये। बट अगर आप झंझट नहीं चाहते तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके PYQ क्वेश्चन, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, MCQ का भी। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।